नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2022-23 के बारे में। पहले हम क्या करेंगे कि बजट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम बजट 2022-23 में जो घोषणाएं हुई हैं उनके ऊपर एक पूरा सेट है एमसीक्यू का, वो डिस्कस करेंगे। उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंपोनेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बजट के आर्टिकल को आप लोग खूब पढ़ लेते हैं। जब बजट आता है उस टाइम पर बहुत सारे आंकड़े को रट लिया जाता है। बजट किस आर्टिकल में है ये रट लिया जाता है। बजट का इतिहास क्या है ये सब तो खूब देख लेते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से बजट बनाया जाता है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने बहुत सारे हिंदी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर भी देखे हैं, वहाँ पर बजट के बारे में आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन उन आंकड़ों का मतलब नहीं समझाया जाता है। तो हम बात करेंगे बजट के जो कंपोनेंट हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब होते क्या है, इनका आखिर में मतलब क्या है, ये सब हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं, और हाँ, जितने भी शब्द होंगे वो सब खूब आसान भाषा में समझाए जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं बजट होता क्या है, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक आदमी है कोई, जिसकी आमदनी 10,000 रुपये है। अब वो क्या करता है कि उस 10,000 रुपये में से 9,000 रुपये तो वो खर्चा कर देता है, लेकिन 1,000 रुपये बचा लेता है। मतलब अपनी सेविंग के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम परचेज कर लेता है या कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो 1,000 रुपये बचा लिया और 9,000 रुपये खर्च कर रहा है। 9,000 रुपये वो कहाँ पर खर्च कर रहा है, जैसे कपड़ा खरीद रहा है या खाने पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, ये जो उसका मैनेजमेंट होता है कि हमें कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, यही होता है एक आम आदमी का बजट। लेकिन आम आदमी का बजट सरकार के बजट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे क्या होता है, आम आदमी पहले अपनी आमदनी के बारे में सोचता है कि पैसे कहाँ से आए, उसके बाद में वो खर्चे के लिए सोचता है। लेकिन जो सरकार का पूरा बजट सिस्टम काम करता है, वो इस आधार पर काम करता है कि पहले खर्चे को प्लान किया जाता है कि कहाँ पर किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। उसके बाद में आमदनी का अनुमान लगाया जाता है कि इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, इतना पैसा यहाँ से। तो इस प्रकार से एक आम आदमी का बजट और सरकार का बजट अलग होता है। ये तो हो गई बजट की बात। अब जैसे हमने कहा था कि आम आदमी का बजट, आम आदमी के बजट में क्या होता है कि उसकी कमाई होती है। उसी प्रकार से जाहिर सी बात है सरकार की भी कमाई होती होगी। आदमी का आदमी अपना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च करता है, उसी प्रकार से सरकार भी पैसा खर्च करती होगी। तो चलिए देखते हैं प्राप्तियां, मतलब सरकार कहाँ से पैसा प्राप्त करती है। दो तरह से पैसा प्राप्त कर सकती है। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? पहला है राजस्व प्राप्तियां, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट, मतलब हिंदी में कहें तो पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां को बाद में देखेंगे, पहले राजस्व प्राप्तियां को समझ लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां होती क्या हैं? इसके परिभाषा के तौर पर लिखा हुआ है, जब सरकार के ऊपर ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट में कोई कमी आ रही है। मतलब पहले हम ये समझ लेते हैं लाइबिलिटी क्या होती है और एसेट क्या होता है। कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए के पास में कुछ संपत्ति है और बी के पास में पैसा है। बी के पास में पैसा है, ए के पास में संपत्ति है। अब व्यक्ति ए यदि अपनी संपत्ति को व्यक्ति बी को बेच देता है तो जाहिर सी बात है बी व्यक्ति ए को पैसा देगा। लेकिन ये क्या करता है,
कुछ पैसे दे देता है और कुछ पैसे उधार कर देता है। तो जो पैसा उधार हुआ वही उसकी लाइबिलिटी हो गई बी के ऊपर। ए की लाइबिलिटी है, जितना पैसा उधार हुआ वही लाइबिलिटी हो जाती है। और एसेट क्या हो जाता है? जो हमारे पास है संपत्ति वो हमारी एसेट हो जाती है। उम्मीद करते हैं एसेट और लाइबिलिटी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का ही पूरा खेल है। परिभाषा क्या है? जब सरकार के ऊपर ना तो कोई दायित्व मतलब लाइबिलिटी हो और ना ही सरकार के परिसंपत्ति में मतलब एसेट में कोई कमी आ रही हो, तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट तो ये परिभाषिक तौर पर हो गई, लेकिन इसका उदाहरण हम खूब समझते हैं। जैसे 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। सरकार की वो सब कमाई जिसको वापस नहीं करना है, वो सब क्या होता है? सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं। आप कोई भी टैक्स दे रहे हैं, वो सरकार के पास एक प्रकार की राजस्व प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा आया है सरकार के पास वो कोई जमीन बेच कर नहीं आया है, समझ रहे हो? और ना ही किसी उधारी तौर पर आया है। जो टैक्स का पैसा है ना तो वो उधार है और ना ही किसी संपत्ति को बेच कर आया है। ये होता है राजस्व प्राप्तियां। ये तो हो गया एक उदाहरण। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे सरकार के पास जो भी कंपनियां हैं उनसे मुनाफे होते हैं। जैसे कौन सी कंपनी ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, ONGC कंपनी हो गई। तो वो जितनी भी कमाई होती है वो सरकार की कहीं ना कहीं एक प्रकार से रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, वो कमाई का एक साधन ही है। यहां से पैसा सरकार प्राप्त करती है। एक उदाहरण और देते हैं। श्रीलंका में क्या है इस टाइम पर? क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर भारत सरकार श्रीलंका को कोई ग्रांट दे दे, देखो ग्रांट और लोन में फर्क होता है। ग्रांट क्या होता है कि अगर ग्रांट किसी के द्वारा दे दिया जाता है तो वो लौटाया नहीं जाता है। और लोन क्या होता है कि कुछ समय, निश्चित समय के बाद में वो सरकार के पास आ जाता है। तो ये लोन और ग्रांट में अंतर होता है। भारत सरकार जितने भी ग्रांट पाती है वो सब उसका एक प्रकार से राजस्व प्राप्तियां ही होता है। ये हो गई राजस्व प्राप्ति की बात। अब बात करते हैं, दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। इसका पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब सरकार के ऊपर दायित्व हो मतलब लायबिलिटी हो, या सरकार के परिसंपत्ति में कोई कमी आ रही हो, एसेट में उसके कोई कमी आ रही हो, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को हम कैसे और समझ सकते हैं? देखिए, इसमें लिखा है परिभाषा में कि एसेट में कोई कमी आ रही हो। डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग खूब चर्चा में सुनते होंगे कि मतलब सरकारी कंपनियों में विनिवेश कर रही है सरकार। विनिवेश का मतलब सरकार का निवेश है, उसमें से अपना कुछ हिस्सा निकाल रही है, मतलब उस कंपनी में सरकार का विनिवेश हो गया, कंट्रोल किसी प्राइवेट हाथों में चला गया। तो कहीं ना कहीं उसके एसेट में कमी तो आई। जो बेचना हुआ वो एसेट में एक प्रकार से कमी आई है। इसीलिए इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि कमी आ रही हो। जब सरकार के एसेट में कमी आ रही हो तब कहा जाता है कि वो एक प्रकार का कैपिटल रिसिप्ट है। अच्छा, ये तो हमने एसेट के तौर पर उदाहरण दिया, और लाइबिलिटी के तौर पर कैसे उदाहरण लिया जा सकता है? लिखा हुआ है परिभाषा में, जब सरकार के ऊपर दायित्व हो मतलब लाइबिलिटी हो, जैसे लोन ले ले कहीं से, तो जानते हो कैपिटल रिसिप्ट में ही काउंट किया जाएगा। अच्छा, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट की बात। अब कैपिटल रिसिप्ट में और उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सरकार जब उधार लेती है तो उसको ब्याज सहित चुकाना भी पड़ता है।
जैसे मान लीजिए किसी उधार कहाँ से ले सकती है सरकार, पहले ये देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और ये एडीबी हो गया, कई ऐसे मल्टी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से सरकार उधार ले सकती है। और उस उधार को जब ब्याज सही लौटाना तो पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के एसेट में, सरकार के दायित्व में, सरकार के ऊपर एक दायित्व हो जाता है, उधारी हो जाती है, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट का एक और सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एलआईसी का 5% विनिवेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब वहां से पैसा सरकार को मिला, मतलब वो प्राप्तियां हुई। कैसी प्राप्तियां हुई? पूंजीगत प्राप्तियां हुई। मतलब वो कहीं ना कहीं एसेट को, सरकार के एसेट को कम करके ही वो पैसा कमाया गया। ये भी एक अच्छा उदाहरण है। किसके परिप्रेक्ष्य में? कैपिटल रिसिप्ट के परिप्रेक्ष्य में। बात करते हैं सरकार के खर्चे के ऊपर, कि सरकार अपना पैसा खर्च कहाँ पर करती है। हमने अभी बात की है कि कहाँ से पैसा सरकार प्राप्त करती है। अब बात करेंगे सरकार अपना पैसा खर्च कहाँ पर करती है। सरकार अपने पैसे को दो तरीके से खर्च करती है। कौन कौन से वो दो तरीके हैं? पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत खर्चा, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व खर्चा। तो पहले हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब सरकार अपने दायित्व, मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऐसे समझ सकते हैं, उधारी को कम कर रही हो, या अपनी परिसंपत्ति एसेट को बढ़ा रही हो, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। समझते हैं ये होता क्या है। सरकार जैसे अगर कोई पुल का निर्माण कर रही है, रोड का निर्माण कर रही है, जाहिर सी बात है वो उसका एसेट है, और एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने का मतलब है कि आने वाले समय में उससे कहीं ना कहीं पैसे पैसे ही प्राप्त होने वाले हैं। जैसे अगर रोड को बढ़ाया जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि टैक्स लिया जाएगा, और टैक्स एक प्रकार का, हाँ, आप लोगों को बताना है क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है। तो एक प्रकार से वो हमारे पास प्राप्ति ही तो हुई, जो टैक्स मिल रहा है। और लाइबिलिटी को कैसे कम किया जा रहा है? अगर मान लीजिए सरकार के ऊपर उधारी है और उसको चुका रही है, वो उसको चुका रही है, तो लाइबिलिटी कम कर रही है। ये माना जाता है, बजट के तौर पर ये माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, मतलब जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। तभी तो इस बार 2022-23 के बजट में देखा गया है कि 24.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रोड बनाया जा रहा है, कितना ज़्यादा पुल का निर्माण किया जाएगा, कितना ज़्यादा रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, मतलब संपत्तियों को खूब ज़्यादा जनरेट किया जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब राजस्व खर्चा। ये क्या होता है? जब सरकार ना तो कोई एसेट बना रही हो, और ना ही ना उसकी लाइबिलिटी कम हो रही हो, मतलब कोई संपत्ति निर्माण नहीं हो रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं, और लाइबिलिटी मतलब कोई उधार भी नहीं चुकाया जा रहा है, फिर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के ऊपर एक प्रकार से बोझ होता है, बजट के ऊपर बोझ होता है। लेकिन तो ये जो पैसा खर्च किया जाता है, सरकार इतनी मूर्ख तो है नहीं कि वो वैसे ही पैसा खर्च कर रही है। वो जो पैसा खर्च कर रही है उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एजुकेशन जो फ्री किया जाता है, वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। जितने वेतनधारी हैं उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। सरकारी संपत्तियों का जो मेंटेनेंस करवाया जाता है वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है।
तो ये बात हुई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात। मतलब खर्चा कहाँ पर किया जा रहा है, प्राप्ति कितना हो रही है। अब बात करते हैं कि ये जो भारत सरकार के द्वारा पूरा बजट बनाया जाता है, इसका पैसा आता कहाँ से है। देखो, भारत सरकार के पास 3 फंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, सरकार का जितना भी पैसा होता है इसी फंड में रखा होता है। किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा रहता है। और एक दूसरा फंड होता है कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये कौन सा फंड होता है, इस फंड में वो पैसा होता है, जैसे कंटिंजेंसी फंड का ही कुछ पैसा, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड का ही कुछ पैसा कंटिंजेंसी फंड में रख दिया जाता है। इसका यूज कब किया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ जाए तो क्या किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अगर आपदा आई है तो वो अप्रूवल लेने थोड़ी जाएंगे, तो कहाँ से पैसा निकाला जाता है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। ये हो गया दूसरा फंड। और जो तीसरा फंड होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसमें कौन सा पैसा रखा होता है, इसमें सरकार का वो पैसा होता है जो वापस करना होता है। जैसे ये जो पीएफ होते हैं, ये सब पैसा यहीं पर रखा जाता है। पोस्टल इंश्योरेंस का पैसा यहीं रखा जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है, ना तो इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और ना ही कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये हो गई जो पब्लिक अकाउंट, सरकार के अकाउंट होते हैं उसकी बात। इसमें मेन बात यही बताना था कि ये जो बजट का पैसा होता है किस फंड से खर्च किया जाता है। अब बात करते हैं बजट के ही, मतलब 2-3 टर्म और होते हैं। जैसे एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के बारे में अब देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, मतलब जितना खर्चा होता है उसमें से जितनी प्राप्तियां हैं उसको घटा देते हैं। लेकिन देखो, हम जब बता रहे थे आप लोगों को रिसिप्ट के बारे में, तो हमने कहा था कि जो उधार होता है, उधार मतलब अगर भारत सरकार किसी से ले लेती है तो कैपिटल रिसिप्ट में ही तो गिना जाता है। तो उसमें जो उधारी होती है उसको हटा दें, और फिर जो जितना पैसा खर्च किया जाता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट, इन दोनों को जब घटा देते हैं तो फिजिकल डेफिसिट मिलता है। फिजिकल डेफिसिट का काम यही होता है कि कितना पैसा, मतलब कितना पैसा भारत सरकार को उधार लेना है। फिजिकल डेफिसिट निकालने का मतलब यही होता है। अब देखते हैं जो बजट 2022-23 में आया है उसको एक टेबल के जरिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल में जो लिखे हुए आंकड़े हैं उनका मतलब क्या है। देखते हैं पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा हाँ, इन सब चीज़ों को समझने से पहले ये जो टेबल, कई कई टेबल दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों टेबल दिए हैं इसमें जो समझने वाली बात है वो सिर्फ 22-23 और ये जो चेंज है, प्रतिशत चेंज है, यही सिर्फ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब पुराने आंकड़े हैं। जैसे ये बजट 2021-22, बजट 2021-22 में आया था, तो उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था कि 29,29,000 करोड़ रुपए, इतना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, अनुमान लगाया गया था। लेकिन होता क्या है कि हर 10 महीने के बाद बजट को रिवाइज किया जाता है। तो उसमें ये जो अनुमान लगाया गया था अनुमान से ऊपर चला गया, कितना,
31,000 करोड़, 31 लाख करोड़ के आसपास में चला गया। तो अनुमान लगाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। जैसे इस बार का अनुमान लगाया गया है 2022-23 का कि 31,94,000 के आसपास का हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन कोई ज़रूरी है कि इतना हो, इससे हो सकता है ज़्यादा ही हो। और लगभग मतलब पिछले बजट में देखा गया है कि ये आंकड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब समझते हैं इस बार 22-23 में कितना अनुमान लगाया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। 31,94,000 करोड़, जो पिछले बजट से कितना ज़्यादा है, 0.9%। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बता ही चुके हैं कि वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें कितना अनुमान लगाया गया था। देखो पिछले साल कितना अनुमान लगाया गया था, 5,54,000, लेकिन पहुंच कितना गया, 6 लाख तक। और इस बार कितना अनुमान लगाया गया है, 7,50,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा है, 24.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इसका मतलब है कि इस बार इंडिया में रेल बनेंगे, रोड बनेंगे और पुल बनेंगे, टर्मिनल बनेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, कार्गो टर्मिनल बनेंगे। मतलब इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये बजट का आंकड़ा बताता है, देखने से ही लग रहा होगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। बजट 2021-22 में लगाया गया था अनुमान, ये अनुमान लगाया गया था कितना, 17,88,000 कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में कितना था, ज़्यादा मिला, कितना, 20,78,000 करोड़ के आसपास में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था। और उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट अनुमान कितना लगाया गया था, 1,88,000, और रहा कितना, 1 लाख के आसपास में। अब देखते हैं 22-23 में क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट 22,04,000 का अनुमान लगाया गया है अभी, और ये रिवाइज किया जाएगा, वही दिसंबर के आसपास में रिवाइज किया जाएगा, तब ये एक्चुअल में आंकड़ा आएगा। और कैपिटल रिसिप्ट हमारा लगभग 80,000 करोड़ के आसपास में। तो ये सब आंकड़े देख लेना। और जो भी है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जो ये फिजिकल डेफिसिट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या, हमने वो एक टेबल के जरिए बताया भी था कि कुल खर्चा, फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो कुल खर्चा माइनस कुल प्राप्ति, और कुल प्राप्ति में से बोरोइंग को हटा देते हैं, जो उधारियां होती हैं उसको घटा देते हैं। तो हमारा जो कुल ये फिजिकल डेफिसिट होगा, ये कितना होगा, देखो कुल खर्चा कितना, 39 लाख करोड़ के आसपास में है। और कुल प्राप्तियां हमारी कितनी है, लगभग 23 लाख करोड़ के आसपास में हमारी कुल प्राप्तियां हैं। तो अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो 16 लाख करोड़ के आसपास में पूरा फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो इंडिया की जितनी जीडीपी है, कितना माना गया है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर या 250 लाख करोड़। और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो यही जो आंकड़ा दिया है 6.4%, यही है इस बार का बजट 2022-23 का। 22-23 का फिजिकल डेफिसिट 6.4% है। अच्छा, इस बार एक टारगेट भी रखा गया है कि
2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट को 4.5% कर दिया जाएगा। किसके? इंडिया के जीडीपी का 5% होगा। इस टेबल को दर्शाने का मतलब यही था कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ाया है उसको आप देख सकें आंकड़ों में और तुलना कर सकें, इसीलिए इस टेबल को दिखाने का मतलब था। अब देखेंगे जो एमसीक्यू होते हैं, बजट 2022-23 में घोषणाएं हुई हैं उस पर जो एमसीक्यू हैं उनको अब देखेंगे।